ओके हेलो दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी ज्योमेट्री की शीट नंबर कौन सी है 9। शीट नंबर 9 डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी। ठीक है। और मैंने जैसे इसका सिमिलैरिटी का कंसेप्ट बता दिया था, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था। लेकिन इस पे जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े अपर लेवल के होंगे। 100+ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, पहले सिमिलैरिटी के देन कॉन्ग्रुएंसी के, 1 बाय 1 हर टाइप के क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। अब इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, ये सवाल ही कर लो, उसी में आपका भला हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत आसान सवाल है ये, आपके पेपर का आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, आपके पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 50 डिग्री का है, त्रिभुज में एंगल बी 70 डिग्री का है और एंगल सी आपका 60 डिग्री का है। क्लियर है। और त्रिभुज डीईएफ में एंगल डी 60 डिग्री का है, एंगल ई 70 डिग्री का है, एंगल एफ 50 डिग्री का है। तब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ये आपको बताना है। पहली बात तो ये कि ये जो साइन लगा हुआ है ऑप्शन में, सिमिलैरिटी का साइन लगा हुआ है, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। बस आपको ये देखना है कि कौन सा ट्रायंगल के सिमिलर है। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर है, बट आपको करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स भी लिखने होते हैं। ऐसा नहीं कि कैसे भी लिख दोगे। ये जो चीज लिखी जाती है ऑर्डर में लिखी जाती है कि वर्टेक्स से वर्टेक्स एफ के करस्पॉन्ड है, बी ई के करस्पॉन्डिंग। मैंने बोला था कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। और इक्वल एंगल्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग होते हैं, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होते हैं। जैसे यहां पे एंगल ए 50 डिग्री, यहां पे एंगल एफ 50 डिग्री है, तो ए के करस्पॉन्ड आपका क्या होना चाहिए? वर्टेक्स ए के करस्पॉन्ड क्या होगा? वर्टेक्स एफ। पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए के करस्पॉन्ड एफ है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें। आंसर। बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो बी के करस्पॉन्डिंग ई बता रहा है, बी 70 डिग्री का है, ई भी 70 डिग्री का है, सी 60 है, डी 60 है। तो ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया? ट्रायंगल एफ ई डी के सिमिलर हो गया। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, मैंने आपको बताया था कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यहां पे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ दो सिमिलर ट्रायंगल हैं जिनके एरिया आपको दे रखे हैं 288 और 242। ठीक है। साइड एसी की लंबाई 13.2 है, तो डीएफ की लंबाई क्या है? अच्छा, अगर एबीसी और डीईएफ सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड AC के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? DF। यानी कि AC से DF का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा। ठीक है ना। चलिए, स्केल फैक्टर होगा। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के एरिया का रेशियो है 288 और ये तुम्हारा 242। ये आ गया तुम्हारा दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर यानी कि AC से DF के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है कि नहीं? क्लियर है? यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से 144 बार, 2 से 121 बार अंडर रूट लोगे तो 12/11 क्या आएगा तुम्हारा? 12/11 आएगा AC बाई DF। AC बाई DF। इस बात को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि एरिया का अंडर रूट लोगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर आ जाएगा 12:11। कोई डाउट इसमें किसी को? AC की वैल्यू दी है 13.2, तो साइड AC की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे 13.2। AC की वैल्यू 13.2 दी है, आपसे DF की वैल्यू पूछी है, तो 12 से 13.2 कितनी बार चला जाएगा? 1.1। DF बराबर 11 इंटू 1.1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 12.1 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन 12.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट? सबको बात समझ में आई? आसान थी चीजें, इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सीधा वर्बली सोच सकते थे चीजों को कि एरिया दे रखा है 288 और 242, तो एरिया रेशियो कितना आ गया? 144 से 121। तो स्केल फैक्टर जो आएगा, जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आएगा, वो 144 से 121 का अंडर रूट यानी कि 12:11 आ जाएगा। 12 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 13.2 यानी कि 1.1 टाइम्स है, तो 11 की वैल्यू भी 1.1 टाइम्स यानी कि कितनी हो जाएगी? 12.1 सेंटीमीटर। 12.1। बस इतना सा चीज करना था आपको। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए, ये भी आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे।
ट्राइंगल ABCD इज ए ट्रेपेजियम हुज साइड AD इज पैरेलल टू BC। तो आपके पास एक ट्रेपेजियम है, एक समान समलंब चतुर्भुज, इसमें साइड का एक पेयर पैरेलल होता है। तो इस तरीके से नाम रख दिया हमने ABCD, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें ये दो हो गए आपके डायगोनल। चलिए ये हो गए आपके डायगोनल, क्लियर है। डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एंड पॉइंट O, दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O पे काटते हैं। AO की लंबाई दी है आपको 3 और CO की लंबाई दी है x-3। AO दिया है 3, CO कितना दिया है x-3, BO कितना दिया है 3x-19, BO कितना दिया है 3x-19, DO कितना दिया है, DO दिया है आपको x-5। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी, x का मान क्या है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्लियर है। समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है, जिसमें साइड का जो पैरेलल पेयर है, क्या बोला है इसमें, AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है ये थोड़ा सा गलत बन गया है, ठीक है, इसको फिर से बनाते हैं। AD इज पैरेलल टू BC, तो एक सेकेंड, AD इज पैरेलल टू BC ना, इस तरीके से है आपका, ये हो जाएगा ABCD। अब देखिए AD इज पैरेलल टू BC, इसमें ये हो गया एक डायगोनल AC और ये हो गया डायगोनल BD, एक दूसरे को काट रहे हैं पॉइंट O पे, क्लियर। इसमें AO दिया है 3, CO दिया है x-3, BO दिया है 3x-19 और DO दिया है x-5। पूछा है x की वैल्यू क्या है, क्लियर है। चलिए पहली बात तो ये ट्रेपेजियम में साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, जैसा कि यहाँ पे AD और BC आपस में एक पैरेलल दिए हैं, समांतर दिए हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान देने वाली बात है कि यदि AD और BC पैरेलल साइड है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। और सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। तीसरा एंगल भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्लियर है। तो ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल होंगे। ट्रेपेजियम के केस में हमेशा इस टाइप से आपको फिगर याद होनी चाहिए, हमेशा ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC सिमिलर ट्राइंगल बन के सामने आते हैं। ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC दोनों के दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुज होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस एंगल के सामने दे रखा है यहाँ पे आपको 3, सेम इसी एंगल के सामने है आपका यहाँ पे x-3, तो 3/x-3। इस एंगल देखो एकदम साइन रूल की तरह लगाना है। इस एंगल के सामने दे रखा है आपको कितना, x-5 पहले वाले ट्रायंगल में। दूसरे वाले ट्रायंगल में सेम इसी एंगल के सामने कितना दे रखा है आपको, 3x-19, ये आ गया। ये चीजें आपके इक्वल आ गई, क्लियर है। सिमिलरिटी से हमने लिख दिया भाई, छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने है 3, बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने x-3, छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने x-5, बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने 3x-19। ये रेशियो आ गया इक्वल, क्लियर है। अब आगे इसको जो सॉल्व करना है आपको, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तब सॉल्व करोगे। अब ऑप्शन से चेक करिए, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा, क्लियर है। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करे वही हमारा आंसर होगा। अगर आप देखोगे तो डी ऑप्शन शायद इसको सेटिस्फाई करता है, डी ऑप्शन और नहीं करते। ओके, इधर आपका 3 दिख रहा है, इधर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू 3 दिख रहा है, तो यहां भी 3 ही बनना चाहिए। तो 8 - 5 करोगे तो 3 दिखता है। सबसे पहले नजर 8 पे गई, यहां पे 8 रख के देखो तो 3/8 - 3 5, 8 रख के देखो 8 - 5 3, 8 से 24 - 19 5, सेटिस्फाई करता है। 9 रख के देखो तो 3/9 - 3 6, 9 - 5 4, 9 से 27 - 19 8, 3/6 का मतलब ही हाफ होता है, 4/8 का मतलब ही हाफ होता है, और 1/2 बराबर 1/2 होता है। यानी कि 8 और 9 पे ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा तुम्हारा, डी ऑप्शन 8,9। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? इजी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखेंगे सब लोग।
ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। इन द गिवन फिगर AD इक्वल टू 12, इस फिगर में जो साइड AD है इसकी लंबाई कितनी दी है आपको 12। तो साइड AD दिया है 12, A से D तक की दूरी 12। साइड AE दी है 8, AE की लंबाई दी है 8। EC साइड EC की लंबाई दी है 14, तो साइड EC की लंबाई दी है 14। देन द वैल्यू ऑफ BD, और आपसे पूछा है कि BD की वैल्यू क्या है, साइड BD की वैल्यू क्या है। यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये एंगल कितने का दिया है, 70 डिग्री का, और ये एंगल भी कितने का दिया है, 70 डिग्री का। आप दो ट्रायंगल पर फोकस कीजिए, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC। दो ट्रायंगल, हमेशा ये फिगर आपके पेपर में देखने को मिलता है। ट्रायंगल पे फोकस करना है, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है, दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल 70, ये एंगल 70, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो तीसरा एंगल यानी कि ये वाला ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में सिमिलर। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, जो अपने काम की साइड है उसी का रेशियो लेना, फर्जी का नहीं। छोटे वाले ट्रायंगल में 70 डिग्री के सामने कितना है, 12। बड़े वाले ट्रायंगल में 70 डिग्री के सामने कितना है, 14, और 8 22। ठीक है भाई। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कितना है आपका, इस एंगल के सामने है आपका 8। बड़े वाले ट्रायंगल में इसी एंगल के सामने, इसको थीटा मान लेते हैं, इसी एंगल थीटा के सामने आपका कितना है, AB। कितना है आपका, AB। कोई डाउट किसी को। तो साइड यदि AB की वैल्यू निकालनी हो तो 8 गुणा 22/12 करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 44/3 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू कितनी आ गई, साइड A से B तक की दूरी 44/3 आ गई। बट आपसे AB की लेंथ नहीं पूछी, आपसे पूछा है BD। आपसे सिर्फ साइड BD की लेंथ पूछी, तो BD की लेंथ कैसे निकालोगे, मेंस का पूछा हुआ सवाल है। BD की लेंथ कैसे निकालोगे, पूरी कंप्लीट कितनी है, 44/3, 44/3, और उसमें से क्या माइनस कर दोगे, 12 माइनस कर दोगे, AD माइनस कर दोगे। भाई पूरी लेंथ निकालनी है ना आपको सिर्फ ये लेंथ चाहिए BD, तो पूरी कितनी है, 44/3, उसमें से 12 माइनस कर दीजिए, तो 12 ते 36, 44 माइनस 36/3, यानी कि आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 8/3 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन, 8/3 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को, समझ में आया। चलिए अब इसी क्वेश्चन को, सेम इसी क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, वो तरीका भी आपको आना चाहिए सेम इसी क्वेश्चन को करने का। इसमें आपको थोड़ा सा आगे की नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए। आपने सुना होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्र चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों पॉइंट एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे होते हैं और आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे ये आपका एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इसके चारों पॉइंट एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे हैं। ये कैसा चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल 180 माइनस थीटा होता है। संपूरक कोण होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, आमने सामने के कोणों का फल 180 डिग्री होता है। ये एंगल थीटा 180 माइनस थीटा है, तो इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल, ये 180 माइनस थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, थीटा। यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है, ये पता होगा आपको, ठीक है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में ये एंगल 70 डिग्री नहीं दिया जाता तो भी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए था। अगर उसने ये बोला होता कि BCED साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसने ये इंफॉर्मेशन ना देके 70 डिग्री ये बोला होता कि BCDE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, बताओ BD क्या है, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। क्योंकि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता तो इंटीरियर एंगल, इस इंटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट एक्सटीरियर, मतलब इंटीरियर एंगल की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल के बराबर, और
एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इस अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर हो जाती है, और ये एंगल तो दोनों में कॉमन है ही, ये वाला कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो साइक्लिक क्वाड्रेटल हो जाने की वजह से भी ये आप इसको दोनों को सिमिलर कर सकते थे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चूंकि मुझको पता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर है। अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, 110 प्लस 70 180, या फिर ये कह सकते हैं कि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके चारों पॉइंट एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे होने चाहिए। इस तरीके से एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे होने चाहिए इस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट। और यदि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे है तो आपको प्रॉपर्टी पता होगी, सर्कल के बाहर है पॉइंट ए से खींची जा रही है सीकेंट लाइन यानी कि छेदक रेखा, तो प्रॉपर्टी लगनी चाहिए छेदक रेखा की आपको पता होगी। सर्कल में पढ़ाऊंगा एडी गुणा ए बी बराबर AE गुणा AC, ये होती है सीकेंट लाइन की प्रॉपर्टी। सर्कल के बाहर से यदि हम कोई छेदक रेखा खींचते हैं, AD गुणा AB बराबर AE गुणा AC। AD आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, AB आपको निकालना है, AE आपको दिया हुआ है 8, और AC कितना है 14 प्लस 8 22 है। यहां से आप देखोगे तो AB की वैल्यू आ गई 44/3 और ED की वैल्यू आ जाएगी कितनी 44/3 माइनस 12 यानी कि 8/3 सेंटीमीटर। 8/3 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड है। क्लियर है? सीकेंट लाइन के प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी में, और इसमें दोनों सेम ही चीजें हैं वैसे तो। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी स्टूडेंट को? ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सवाल है। चलिए, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। इफ BC इक्वल टू 9, ये आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें BC की वैल्यू दे रखी है 9, ये यहां से यहां तक BC दे रखा है आपको 9, CE दिया है 15, तो यहां से यहां तक ये जो CE है ये कितना दे रखा है आपको 15, CE की वैल्यू दे रखी है 15। AC दिया है 4x - 1, और A से C तक एक कंप्लीट डिस्टेंस दिया है 4x - 1, A से C तक कंप्लीट डिस्टेंस। ठीक है, CD दिया है 5x + 3, तो C से D तक कंप्लीट डिस्टेंस कितनी दी है 5x + 3। ठीक है, और आपसे पूछा है कि बताइए x की वैल्यू क्या है। तो जब भी इस टाइप की आपको फिगर दिखे, एंगल कॉमन दिख जाए, एक 90 एंगल आपको दिख रहा हो 90 वगैरह, तो समझाओ कि ज्यादातर सिमिलरिटी लग सकती है। तो सिमिलरिटी लगेगी या पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, और तो कोई हथियार है नहीं। तो यहां पे सिमिलरिटी आसानी से लग रही है। दो ट्रायंगलों पे आपको फोकस कर रहा है। कौन से ट्रायंगल पे? ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC और ट्रायंगल DEC त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC। अगर आप ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEC को, ट्रायंगल ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल जिसपे हमने ग्रीन किया है, ट्रायंगल ABC, और दूसरा कौन सा है ट्रायंगल DEC जिसपे हमने ब्लू किया है। दोनों ट्रायंगल क्या है? आपस में सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री, इस वाले में ये एंगल 90 डिग्री। ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। क्लियर है ना? ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो तीसरा एंगल ट्रायंगल्स का ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए? आपस में सिमिलर हो गए। भाई ये एंगल 90 हो गया ट्रायंगल DEC का, ये एंगल 90 ABC का, ये एंगल 90, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल की तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। ट्रायंगल ABC में 90 डिग्री के सामने है 4x - 1, ट्रायंगल DEC में 90 डिग्री के सामने है 5x + 3। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए, और ट्रायंगल ABC में एंगल A के सामने कितना है 9, इसी एंगल के सामने, इस एंगल के सामने कितना है 9। सेम दूसरे सिमिलर ट्रायंगल में उसी एंगल के सामने कितना है 15, 9/15। क्लियर है? सिंपल सा था। तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 5 चौक 20x - 5 बराबर 20x - 5 बराबर कितना आ गया आपका 15x + 9।
तो 20x माइनस 15x ये कितना हो गया 5x, 5x बराबर 9 प्लस 5 14 हो गया, x बराबर 14/5 और 14/5 का मतलब 2.8, x की वैल्यू आ गई आपकी 2.8। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके कैट के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना है और बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए और सॉल्व करने की कोशिश करनी है खुद से। इन दी फिगर, फिगर स्केल से ड्रॉ नहीं है। P इज ए पॉइंट ऑन AB सच दैट AP से PB का अनुपात 4:3 है। PO जो है पैरेलल है AC के, OD इज पैरेलल है तुम्हारा, PO जो है पैरेलल है AC के, जो लाइन PO है ये पैरेलल है AC के, और ये जो OD है, OD लाइन पैरेलल है तुम्हारा CP के, OD जो है CP के पैरेलल है, ठीक है। एंगल 90-90 दे रखे हैं। OC की लंबाई कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ AP से PD का? देखो बहुत आसान सवाल है, सिर्फ कंफ्यूज करने के पर्पस से दिया हुआ है डाटा। यहां पे अगर देखो तो अपने पास पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल ACB इस तरीके से है, ट्रायंगल ACB, ध्यान से देखेंगे, ये हो गया ट्रायंगल ACB, क्लियर है। उसमें क्या है, आपको ऐसे लाइन खींच रखी है एक CP, ये हो गया तुम्हारा CP, और यहां पे एक लाइन खींची है PO, क्लियर है, ओके। फिर उसके बाद यहां पे एक लाइन खींची है OD। इतने की ही हमको डाटा की जरूरत है, हमको लेंथ वेंथ से कोई मतलब नहीं है, OS की लंबाई 6 सेंटीमीटर देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक रेशियो दे रखा है और आपसे क्वेश्चन में रेशियो ही पूछा है। और पैरेलल लाइन यदि आपको दे रखी है तो आपको यहाँ पे पैरेलल लाइन का कंसेप्ट लगाना होगा, दैट मींस थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम मैंने आपको समझाया कि यदि हम किसी भी ट्रायंगल में किसी भी बेस के पैरेलल लाइन खींचते तो जो रेशियो होता है वो सेम होता है, जो लेंथ का रेशियो होता है, हमको वही सब चीजें लगानी है। यहाँ पे एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल ABC, इस तरीके से CP है, PO है, OD है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि जो लाइन AC है वो तुम्हारी पैरेलल है PO के, ये बोला गया क्वेश्चन में बोला गया कि जो लाइन तुम्हारी ये है CP, ये तुम्हारी पैरेलल है OD के, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बोला गया AP से PB का अनुपात 4:3 है, यानी कि AP यदि तुम्हारा 4 सेंटीमीटर है तो PB तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है, तो P से B तक आपका 3 सेंटीमीटर है, P से B तक 3 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है AP से PD का रेशियो क्या है, व्हाट इज AP से PD का अनुपात क्या है। ध्यान से सुनना, अगर आपको थेल्स थ्योरम अच्छे से समझ में आती है तो चीजों को आसानी से सॉल्व कर लोगे। मैंने समझाया था कि यदि आपके पास इस तरीके से कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसमें आप पैरेलल लाइन खींचते हो, यहाँ पे DE, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए। AD से BD का अनुपात वही होगा जो AE से EC का अनुपात होगा, या फिर AD से AB का अनुपात वही होगा जो AE से AC का अनुपात होगा बाय द थेल्स थ्योरम, क्लियर है, ठीक। तो वही चीज आपको यहां पे लगानी है। यदि आप इस ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखो तो हमेशा पैरेलल लाइन को पकड़ लो, पैरेलल लाइन को पकड़ लो, रेशियो को पकड़ लो। बड़े वाले ट्रायंगल ABC में ये जो लाइन है AC, उसके पैरेलल क्या है PO, तो यदि ये रेशियो 4:3 का है तो CO से OB का रेशियो भी क्या 4:3 नहीं होगा, 4:3 ही तो होगा। यानी कि यदि ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, तो CO से OD भी तुम्हारा 4:3 के अनुपात में ही होगी लेंथ। मतलब इसको मान लिया कि ये हमारा कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है सपोज, ये कितना है तुम्हारा, ये सपोज तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है, लेकिन है तो 4:3 के अनुपात में। AP से ये PB 4:3 के अनुपात में, तो CO से OB भी 4:3 के अनुपात में होगा कि नहीं, बाय द थेल्स थ्योरम। 3:4, ये भी कितना होगा तुम्हारा 3:4, BP से 3, PA से 4, 3:4, BO 3 और ये OC 4, 3:4 के रेशियो में होगा, क्लियर है, कोई डाउट? अब भूल जाइए, अब आप ट्रायंगल CPB में फोकस करिए, ट्रायंगल CPB या ट्रायंगल BCP।
ट्रायंगल बी सी पी, इस ट्रायंगल में देखो तो लाइन ओडी जो है लाइन पीसी के पैरेलल है, दोनों ही लाइन आपस में समांतर है, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है क्योंकि ये वाली लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है। तो बाय द थेल्स थ्योरम यदि CO से OB का रेशियो 4:3 है तो PD से DB का रेशियो भी 4:3 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। ध्यान से सुनना, ट्राइंगल CPB में फोकस करेंगे तो CO से OB का रेशियो कितना है, 4:3, अनुपात की बात कर रहा हूं तो PD से DB का अनुपात भी 4:3 होगा ना। थेल्स थ्योरम अभी बस इस तरीके से तो बना हुआ है डायग्राम, इस तरीके से कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या आपस में पैरेलल है, ये 4:3 है तो ये भी 4:3 होगा कि नहीं लेंथ में। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, वही तो हमने यहाँ पे लगाने की कोशिश की। यहाँ पे ट्राइंगल CPB में ये दोनों लाइन OD और CP पैरेलल है, ये 3:4 है तो ये भी 3:4 होगा, यानी कि PD से DB की लेंथ 4:3 के अनुपात में होगी। अब मुझको जो डाटा चाहिए था वो लाइन AB पे काम करना था क्योंकि आपसे AP से PD का रेशियो पूछा है, आपसे पूछा है AP रेशियो PD क्या है। तो AP तो मुझे पता है कि A से P तक, मुझसे पूछा है AP से PD का रेशियो, मुझे AP तो पता है कि AP 4 सेंटीमीटर है, मुझे चाहिए PD, P से D तक की लंबाई, P से B तक 3 सेंटीमीटर है, PD और DB 4:3 के अनुपात में, तो PD क्या है 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का 4/7 पार्ट है कि नहीं, 3 सेंटीमीटर का 4/7 पार्ट है कि नहीं। क्लियर है, A से P तक 4 सेंटीमीटर है, इज्जत के साथ P से B तक 3 सेंटीमीटर है, मैंने मान लिया है, लेकिन PD और DB 4:3 के अनुपात में, तो 3 सेंटीमीटर को 4:3 के रेशियो में ब्रेक कर दोगे तो 3 का 4/7 आएगा ना। PD कितना होगा 4 ऑफ 7th पार्ट और कितना होगा 3/7 पार्ट। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 4 से 4 कट गया, रेशियो कितना आ गया 7:3। AP से PD का अनुपात कितना आ गया 7:3। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी सवाल है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको थेल्स थ्योरम लगानी थी, कहीं भी आपको इस टाइप से कंसेप्ट दिखे, पैरेलल लाइन को पकड़ लीजिए, रेशियो को पकड़ लीजिए। ठीक, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यस, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री के हिसाब से। इन दी गिवन फिगर एंगल BAC बराबर एंगल BCD। तो आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इस तरीके से एक त्रिभुज दिया हुआ है, क्लियर है, ABC, ये हो गया त्रिभुज ABC, और इसमें है ये आपका CD, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एंगल BAC एंगल BCD के इक्वल है, AB की लंबाई दी है 50, सो A से B तक की जो लेंथ है वो है आपकी 50। ठीक है, B से D तक दिया 18, तो लेंथ, और B से D तक की जो लेंथ है वो दी है आपको 18। ठीक है, तो आपसे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BCD के पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, ABC और BCD के पेरीमीटर का, उनके परिमापों का अनुपात पूछा है। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BCD के पेरीमीटर का रेशियो तो केवल तभी आएगा, या तो मुझे सारी लेंथ पता हो, पर सारी लेंथ निकालना तो काफी टफ काम है, या फिर यहां पे ध्यान से देखो तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BCD दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है? दोनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल आपको ऑलरेडी इक्वल दिया है, ये वाला एंगल इक्वल दिया है। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BCD सिमिलर ट्राइंगल है कि दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यदि हम बात करें ट्राइंगल ABC की, तो ट्राइंगल ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल, क्लियर है, ट्राइंगल ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल BCD मतलब ये वाला ट्राइंगल। दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? दोनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल दिया है, और दोनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है,
ये वाला एंगल कॉमन है। तो तीसरा एंगल कौन सा? तीसरा एंगल मतलब इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वही इनके पेरीमीटर का रेशियो होगा। अब मुझे निकालना है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, बट करस्पॉन्डिंग साइड भी आपको नहीं पता है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे वाले ट्रायंगल में यदि आप इस एंगल के सामने देखें तो आपको डाटा क्या गिवन है? 18। बड़े वाले ट्रायंगल में यदि आप इसी एंगल के सामने देखें तो साइड क्या दे रखी है आपको? BC। इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर है? छोटे वाले ट्रायंगल में यदि आप इस एंगल के सामने देखो तो साइड क्या दे रखी है आपको? BC। और बड़े वाले ट्रायंगल में यदि आप इसी सेम एंगल के सामने देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने, तो साइड क्या दे रखी है आपको? 50। क्लियर है? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना होता भाई मैंने क्या बोला? सेम एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड, करस्पॉन्डिंग साइड और उनका रेशियो हमेशा इक्वल। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने दे रखा था 18, बड़े वाले ट्रायंगल में सेम मेजरमेंट के एंगल के सामने था BC। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने था आपका BC, बड़े वाले ट्रायंगल में इसी सेम एंगल के सामने था पूरा 50। तो यहां से BC स्क्वायर आ गया 18 इंटू 50 यानी कि 900, या फिर साइड BC की वैल्यू आ गई 30, साइड BC की वैल्यू 30 आ गई। अगर मुझसे क्वेश्चन में साइड BC की वैल्यू पूछी होती तो आंसर क्या होता? 30। क्लियर है? बट उसने एक स्टेप थोड़ा सा आगे पूछ दिया। क्या पूछ दिया? दोनों के पेरीमीटर का रेशियो पूछ दिया। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD के पेरीमीटर का रेशियो आपसे पूछा है। तो जो रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का वही रेशियो पेरीमीटर का। अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब इक्वल एंगल के सामने की साइड। ट्रायंगल ABC में इस एंगल के सामने कितना दे रखा है आपको? 30, और ट्रायंगल BCD में इसी सेम एंगल के सामने क्या है आपका? 18। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 30/18 है। 6 पंजे 30 और 6 3 18। आंसर क्या है तुम्हारा? 5:3, 5:3। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यस, ये भी आपके कैट के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैट के पेपर का, इजी है। इन द गिवन फिगर आपको फिर से सेम वही डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ट्रायंगल ABC, ये हो गया आपका ट्रायंगल ABC। ठीक है, और यहां पे ये दिया है आपको CD, दिस इज CD। क्लियर? ये वाला एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है। क्लियर है? चलिए नाउ BD बराबर 18, साइड BD की वैल्यू दी है 18। ठीक है, CD बराबर 12, साइड CD की वैल्यू दी है 12। BC बराबर 24, साइड BC की वैल्यू दी है आपको 24। तो आपसे पूछा है फाइंड रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BDC। ट्रायंगल ADC से ट्रायंगल BCD के पेरीमीटर का रेशियो क्या है? इन दोनों के पेरीमीटर का अनुपात आपसे पूछा है। क्लियर है? तो सेम वही फिगर, सेम वही पिक्चर जो भी है मैंने आपको दिखाई कि यहां पे हमेशा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल ABC, और कौन सा दूसरा ट्रायंगल? कौन सा? ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD मतलब ये वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे सिमिलर हो जाएंगे? दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो आपको इक्वल दिया ही है, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो तीसरा एंगल यानी कि ये वाला, इस छोटे वाले ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला एंगल तो इक्वल दिया ही है और ये वाला दोनों ही ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है ये वाला। तो ठीक है, और तो तीसरा एंगल यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल का ये और बड़े वाले ट्रायंगल का ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। छोटे वाले ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखो तो इस वाले एंगल, सॉरी कोई सा भी आप ले लीजिए, छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कितना है? 18। कितना है? 18।
छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने 18, बड़े वाले ट्रायंगल में सेम इसी एंगल के सामने कितना है 24 बराबर छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कितना है 24 और बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कितना है AB। क्लियर है? बड़े वाले छोटे वाले पहले हम ऊपर छोटा वाला ट्रायंगल लिख रहे हैं तो छोटा लिखेंगे। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने है 12 और बड़े वाले ट्रायंगल में सेम इसी एंगल के सामने है आपका AC। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? यदि देखो 18/24 को लिख सकते हो 6×3 = 18, 6×4 = 24 यानी कि 3/4। ओके, यदि मुझे साइड AB की वैल्यू निकालनी हो तो साइड AB की वैल्यू होगी 24 × 4/3 यानी कि 32 सेंटीमीटर। यदि मुझे AC की वैल्यू निकालनी हो तो AC की वैल्यू होगी 12 × 4/3 यानी कि 12 × 4/3 यानी कि 3×4 = 12, 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? साइड AC की वैल्यू 16 और साइड AB की वैल्यू कितना आएगी 32। यदि साइड AB की वैल्यू 32 है, B से D तक 18 है, तो AD कितना बचा तुम्हारा 14 सेंटीमीटर। AD कितना बचा 14 सेंटीमीटर। AC मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं कि साइड AC कितना है, यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर 16, ये है आपका 16। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? मुझे पूछा है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BCD के पेरीमीटर का रेशियो। तो मुझे पेरीमीटर का रेशियो निकालने के लिए साइड ही तो चाहिए थी और मैंने साइड निकाल दी। ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BCD के पेरीमीटर का रेशियो पूछा है। ट्रायंगल BCD के पेरीमीटर, ट्रायंगल ADC का पेरीमीटर 14 + 16 + 12, 14 + 16 होता है 30 और 30 + 12 होता है 42। ये तो होगा ट्रायंगल ADC का पेरीमीटर। ट्रायंगल BCD का पेरीमीटर 18 + 12 30 और 30 + 24 कितना 54, ये होता है 54, 42/54। सिंप्लीफाई करोगे तो 6 × 7 = 42 और 6 × 9 = 54, आंसर आएगा 7:9। क्या आएगा 7:9, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BCD के जो पेरीमीटर का अनुपात आएगा वो कितना आएगा आपका 7:9। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वांटम कैट सर्वेश कुमार वर्मा का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है पूरी ज्योमेट्री में, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे इन ट्रायंगल ABC D is a point on side AC such that BD is median, कि BD मीडियन है, एंगल BDC की वैल्यू 45 डिग्री है। इफ एंगल BAC और एंगल DBC थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या है। थीटा की वैल्यू क्या, आपसे एंगल थीटा की वैल्यू पूछिए कि एंगल थीटा की वैल्यू पूछिए। ये एंगल थीटा दिया है, ये एंगल थीटा दिया है और BD क्या दिया है, आपकी मीडियन दी है, ठीक है। समझ में आया ना सबको? चलिए, अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये फिगर पता होना चाहिए क्या, कि सपोज जैसे आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, लाइक आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, मैं यहां पे बना दे रहा हूं, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ये है आपका पॉइंट ABC, जिसमें आपका ये BD क्या है, एक मीडियन हो गया, ये BD आपका मीडियन हो गया। ये एंगल दिया है आपको 45 डिग्री का और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। जब भी ट्रायंगल में इस तरीके से कोई सीवेन बोल के, जब भी ट्रायंगल ABC में इस तरीके से कोई सीवेन खींच के, यहाँ पे तो मीडियन दे दिया है, कोई भी सीवेन खींच के इस तरीके से एंगल थीटा आपको दिया जाए तो आप समझ जाओगे कि हमेशा दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, हमेशा सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे दो, और वहां पे सिमिलरिटी लग सकती है और आपका क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। यदि किसी भी ट्रायंगल के अंदर इस तरीके से C1 खींच के एंगल थीटा लिखा जाए इस तरीके से, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वहां पे दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे और वहां पे सिमिलरिटी लग सकती है इजीली। कैसे? कि जैसे मैं आपको दिखाना चाहूं, यदि मैं ट्रायंगल की बात करूं, कौन सा ट्रायंगल अपना, ट्रायंगल ABC, यानी कि पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। और छोटा ट्रायंगल, दैट मींस ट्रायंगल BDC,
दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर है। कैसे? दोनों ही ट्रायंगल में एंगल सी कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में एंगल थीटा है, तो तीसरा एंगल ट्रायंगल का ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये एंगल। क्लियर है? तीसरा एंगल आपका ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये एंगल होगा। क्लियर है? ये एंगल 45 डिग्री का है, तो ये एंगल भी आपका फिर ये 45 डिग्री का होना चाहिए था। क्लियर है? यानी कि आपका आंसर 60 डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं है, तो देखते ही खत्म हो गया। थीटा की वैल्यू 45 से तो छोटी ही होगी, यानी कि आपका आंसर 45 भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर आपका 30 डिग्री है, या फिर आपका आंसर 15 डिग्री है। दो ऑप्शन तो देखते ही खत्म हो गए। ट्रायंगल एबीसी यानी कि ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, और ट्रायंगल बीडीसी यानी कि छोटा ट्रायंगल, दोनों आपस में सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में एंगल थीटा और एंगल सी जो है, ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। तो तीसरा एंगल यहां पे तो 45 डिग्री है, और यहां पे ये वाला आपका इक्वल हो जाएगा। ये 45 है तो कंप्लीट ये भी 45 होगा, यानी कि आपका आंसर 45 डिग्री तो छोटा ही होना चाहिए। तो ना तो सी ऑप्शन आंसर हो सकता है, ना डी ऑप्शन। आपके सिर्फ दो ही आंसर ऑप्शन बचे, 30 डिग्री और 15 डिग्री। क्लियर है? चलिए, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मुझको ये पता चलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मुझे निकालने थीटा की वैल्यू। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं एकदम कोने में, इसको मैं भगा देता हूं यहां से। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए ध्यान से, ये मीडियन है, तो मीडियन है तो यदि साइड एडी की वैल्यू 1 है तो डीसी भी 1 होगा। 1 यूनिट। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर है, तो ट्रायंगल एबीसी में इसके सामने कितना है? इस एंगल के सामने 1 + 1 2। ट्रायंगल बीडीसी में इस एंगल सेम इसी एंगल के सामने 45 डिग्री के सामने क्या है तुम्हारा? बीसी। दिख रहा है सबको? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? आपके बड़े वाले ट्रायंगल में, क्योंकि मैं पहला बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं, एंगल थीटा के सामने क्या है? बीसी। एंगल थीटा के सामने क्या है? बीसी। छोटे वाले ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल बीडीसी में इसी एंगल थीटा के सामने क्या है तुम्हारा? डीसी, यानी कि 1। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है? तो ये था तुम्हारा, पहले मैं बड़ा ट्रायंगल लिया फिर छोटा। बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कितना है? 2। छोटे वाले ट्रायंगल में इसी एंगल के सामने 45 डिग्री के सामने क्या है? बीसी। ठीक, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल थीटा के सामने क्या है? बीसी। छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल थीटा के सामने क्या है? 1। तो यहां से बीसी स्क्वायर आ गया तुम्हारा 2, तो बीसी की वैल्यू आ गई √2। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी? √2। साइड बीसी की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी? यहां से यहां तक ये कितना आ गया? √2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान है यहां तक। अब साइड बीसी की वैल्यू आ गई √2। तो ये कैसे निकाला? ये निकाला हमने अभी तक आपका सिमिलैरिटी से, समरूपता से। अब बीसी तो आ चुका है आपका √2। चले, और ये डीसी कितना है आपका? 1। मुझे चाहिए थीटा की वैल्यू। तो मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि यदि किसी भी ट्रायंगल में आपको दो साइड दे रखी हो, एक एंगल दे रखा हो, यदि दूसरे एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो बेस्ट मेथड ही साइन रूल। क्या लगाओगे आप इसमें? साइन रूल लगा दीजिए। अब एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। साइन रूल कैसे लगाते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है। ये क्या है? 1 के सामने क्या है? थीटा। 1 के सामने क्या है? साइन थीटा। ये क्या है? √2 के सामने क्या है? साइन 45। तो √2 के सामने क्या है आपका? साइन 45 डिग्री। ये हो गया साइन रूल। इसी तरीके से मैं लगाना सिखाता हूं इजीली। ये है 1 के सामने क्या है? साइन थीटा। ये क्या है? √2 के सामने क्या है? साइन 45। तो साइड का रेशियो उनके एंगल के साइन के रेशियो के बराबर है। तो साइन थीटा कितना आ गया? 1/√2 इंटू साइन 45। साइन 45 का मतलब कितना? 1/√2। तो साइन थीटा बराबर 1/√2 इंटू 1/√2 भाई, यानी कि 1/2। और साइन 30 कितना होता है? 1/2। सभी लोगों को पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो ठीक है, क्योंकि आंसर आपका 45 से छोटा ही है। तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 डिग्री के बराबर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 30 डिग्री। क्लियर? कोई डाउट? आसान है, इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये तो था बुक का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन हमने खुद फ्रेम किया है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, और ये अच्छा क्वेश्चन है। दो कंसेप्ट को मर्ज कर दिया है इसमें। ठीक है, चलिए जैसे
आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ध्यान से देखना सब लोग, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, फिर से बना रहे हैं। आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट है आपका सी, और इसमें एक लाइन इस तरीके से खींची गई है एडी, लाइन एडी आपकी इस तरीके से खींची गई है। ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना, ये एंगल थीटा है। मैंने अभी बोला यदि आपको किसी भी ट्रायंगल में इस तरीके से एक सीवियन खींची जाए, एंगल थीटा दिखे, तो दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे और वहां पे सिमिलरिटी लग के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना दिया है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना दिया है आपको, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया आपको, 300। क्लियर है? चलिए, कितना एरिया दिया, 300। बीडी की वैल्यू कितनी दी है, 42। तो साइड बीडी की वैल्यू कितनी दी है, 42। यहां से यहां तक कितना है आपका, 42। बीडी हो गया आपका 42। क्लियर है? ओके। और डीसी कितना दिया है आपको, 8। साइड डीसी की वैल्यू यहां से यहां तक की दूरी दी है आपको 8 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, AB की लंबाई पूछी, यानी कि जो साइड AB है इसकी लेंथ आपसे पूछी, कांटा दूरी AB आपसे पूछी है। क्लियर है? चलिए, ओके। और ट्रायंगल ABC का एरिया कितना दिया है आपको, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहली बात तो ये कि यहां पे मैंने हमेशा बोला है कि दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे, और आपकी सिमिलरिटी वाली कंडीशन यहां पे लग सकती है। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूं, ट्रायंगल एबीसी मतलब पूरा कंप्लीट ट्रायंगल, पूरा बड़ा वाला, और ट्रायंगल एडीसी मतलब छोटा ट्रायंगल, ये वाला। दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में, सिमिलर। ट्रायंगल एबीसी पूरा बड़ा ट्रायंगल और ट्रायंगल एडीसी छोटा ट्रायंगल, सिमिलर, क्योंकि दोनों ही एंगल में ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, दोनों ही एंगल में एंगल थीटा इक्वल है। और यहां पे दोनों ही ट्रायंगल में एंगल सी कॉमन है, तो ट्रायंगल एडीसी का ये वाला एंगल ट्रायंगल एबीसी के इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, थर्ड एंगल, ये तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्लियर है? और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसको हम इधर लपेट देते हैं। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो यहां पे क्या है, आपकी सिमिलरिटी लग सकती है। ठीक है, तो सिमिलरिटी लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें छोटे वाले ट्रायंगल में बात करते हैं। पहले छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कितना है, AC। इस एंगल के सामने कितना है, AC। इस एंगल के सामने AC है। बड़े वाले ट्रायंगल में सेम इसी एंगल के सामने 42 + 8 कितना है, 50। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें, ध्यान से सुनना। छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल थीटा के सामने कितना है, 8, और बड़े वाले ट्रायंगल में उसी एंगल थीटा के सामने कितना है, AC। क्लियर? कोई डाउट? यहां से देखोगे तो AC स्क्वायर बराबर 8 × 50 कितना है तुम्हारा, 400, और AC की वैल्यू 400 का √, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई, 20। साइड AC की वैल्यू आ गई 20। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? आसान है। छोटे वाले ट्रायंगल ADC, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC में सिमिलरिटी लगाई। देखो, सिमिलरिटी आपको उन्हीं साइडों पे लगानी होती है, उन्हीं का रेशियो लेते हैं जिसमें अपने को इंटरेस्ट होता है। बिना इंटरेस्ट की चीजों में कोई फायदा नहीं। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने क्या था आपका, AC। बड़े वाले ट्रायंगल में सेम इसी एंगल के सामने था 50। छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल थीटा के सामने था 8, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल थीटा के सामने था AC। यहां से AC की वैल्यू आपकी 20 सेंटीमीटर आ गई। बट आपसे साइड AC की लेंथ नहीं पूछी थी भाई, आपसे पूछी थी साइड AB की लेंथ। अब ये क्वेश्चन आके फिर से रुक गया। ठीक है ना? क्लियर है? तो इसको हम हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। साइड AC की वैल्यू तो निकाल दी हमने 20 सिमिलरिटी से। अब हमको चाहिए साइड AB की वैल्यू। ठीक है, यहां पे मैं इसको फिर से बना दे रहा हूं, ध्यान से देखना। हमारे पास क्वेश्चन आके ये रुक गया कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जिसमें ये साइड 42 + 8 कितनी है, 50,
ये साइड निकाल ली मैंने बी सिमिलरिटी का यूज करके। मुझको ये साइड ए बी चाहिए और मुझको पता है कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया है आपका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसमें आपको ये दे रखा है साइड 20, ये दे रखा है 50, दो साइड आपको दे रखी है। ट्रायंगल का एरिया आपसे दे रखा है और आपसे ट्रायंगल की थर्ड साइड पूछी है। दो तरीके से मैंने आपको करवाया था, पाइथागोरस थ्योरम से भी और साइन कोसाइन रूल से भी। मैं आपको दोनों तरीके से करवाना चाहूंगा, ठीक है। जैसे इस ट्रायंगल को मैं इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं, अरेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से देखिए कि ये 20 साइड है, ये कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका 50 सेंटीमीटर। ये एंगल, सपोज ये एंगल मान लिया मैंने, ये एंगल अल्फा है। क्लियर है, ये एंगल कितना है, अल्फा है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 साइड का प्रोडक्ट, यानी कि 1/2 20 गुणा 50 और उनके बीच के एंगल का साइन। 1/2 20 गुणा 50 और उनके एंगल का साइन, साइन अल्फा। और कितना हो गया, एरिया आपका 300 हो गया। कितना हो गया, 300 हो गया। गिवन है 2 से 20 10 बार कट गया, तो साइन अल्फा बराबर 300/500, यानी कि साइन अल्फा कितना आएगा, 3/5। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। अगर साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 है तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। कॉस अल्फा कितना आ गया तुम्हारा, 4/5। 3 आपका परपेंडिकुलर, 5 हाइपोटेन्यूज, तो 20 का है 4, तो 20 बाई हाइपोटेन्यूज कॉस अल्फा कितना आ गया, 4/5। क्लियर। अब इस ट्रायंगल में मुझे कॉस अल्फा पता है, तो मैं यहां पे कोसाइन रूल आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि आपको किसी भी ट्रायंगल में दो साइड पता हो, एक एंगल का कॉस पता हो, तो थर्ड साइड निकालने के लिए कॉस इज बेस्ट मेथड, कोसाइन रूल। तो कॉस अल्फा बराबर 4/5 बराबर आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि 20 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 20 इंटू 50। क्लियर है कि नहीं। देखिए 5 चौक 20 चला गया, 4 दूनी 8, 8 इंटू ये 50, 400 चौका 1600, 1600 बराबर 2500 प्लस 400 2900, 2900 माइनस AB स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। यहां से AB स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, AB स्क्वायर को इधर लागू, 2900 माइनस 1600, यानी कि कितनी हो जाएगी तुम्हारी 1300। AB स्क्वायर कितना आ गया आपका 1300, 2900 माइनस 1600 1300। तो AB का स्क्वायर 1300 आ गया। अंडर रूट लोगे तो AB का मतलब 1300 का अंडर रूट, 100 का अंडर रूट तो आ गया 10, 13 का अंडर रूट 13। तो AB की वैल्यू आ गई 10 अंडर रूट 13। साइड AB की लंबाई कितनी आ गई, 10 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, साइड AB की लंबाई 10 अंडर रूट 13 है। क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक है। तो ये था एक तरीका यहां पे इस साइड को निकालने का। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए अब मैं इसको मिटा के मैं इसका दूसरा अप्रोच भी आपको बताता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे करोगे बताते हैं। देखिए जैसे जैसे आपके पास ट्रायंगल इस तरीके से था, आपके पास ट्रायंगल था, मैं थोड़ा इसको तिरछा करके लिख देता हूं कि ये तो साइड थी 20, ये साइड थी आपकी इस तरीके से, ये साइड, एक साइड थी आपकी 20, एक साइड थी आपकी 50, और आपसे ये साइड, तीसरी साइड पूछी थी, यही तो था। क्लियर ना, ये वाला सवाल था। और एरिया कितना था, एरिया था आपका 300, एरिया कितना था 300। क्लियर है, तो यहां पे क्या लगाओगे आप, एरिया कितना था 300, ठीक है। कोई डाउट किसी को। चलो अगर ये एरिया 300 था, एरिया 300 था, जैसे ये है, क्लियर है, ध्यान से देखेंगे, ये साइड मैंने 20 मान ली, ये 50 मान ली। यदि एरिया 300 है तो यदि मैंने सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर डालूंगा, सपोज ये पी क्यू आ रही है ना, पी क्यू आ रही है, मुझे क्यू आर निकालना, मुझे पी आर निकालना है, इस तरीके से दूसरे मेथड से बता रहा हूं। तो ये मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये 300 है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 30 होना चाहिए। हाइट कितनी होनी चाहिए तुम्हारी, 30 होनी चाहिए। हाइट कितनी होनी चाहिए, ट्रायंगल की हाइट 30 होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं क्यूआर को बेस मानता हूं, बेस 20 है, एरिया 300 है, तो 20 गुणा 30 600/2 करोगे 300, तभी तो एरिया 300 आएगा। तो तुरंत हाइट कितनी निकाल दी मैंने, 30। अगर ये 50 है और ये 30 है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम से 40 होनी चाहिए।
पर पूरा यहां से यहां तक 20 है, ये 40 है, ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं बिल्कुल भी, यानी कि ट्रायंगल एक्यूट नहीं है, ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल जैसा आपको दिख रहा है वैसा है नहीं, ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल इस शेप में है, ट्रायंगल आपका इस शेप में है, जिसमें से ये साइड आपकी 20 है, ये साइड आपकी 50 है, और आपसे थर्ड साइड पूछ रहा है, जबकि ट्रायंगल का एरिया 300 है, फिगर इस तरीके से थी। तो अगर ये 20 है, एरिया 300 है, तो सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर इस तरीके से जाएगा, परपेंडिकुलर की हाइट कितनी होगी, परपेंडिकुलर की हाइट जाएगी 30, 20 गुणा 30 600/2, तभी तो 300 एरिया होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 50 है 30 है, तो यहां से यहां तक की पाइथागोरस थ्योरम से हाइट ये लेंथ कितना है कि 40, 30 40 50 ट्रिपलेट होता है, यहां से यहां तक कंप्लीट 40 है, ये 20 है, तो ये यहां से यहां तक कितना आ गया तुम्हारा 20, कितना आ गया 20। आपको थर्ड साइड ही तो चाहिए ट्रायंगल की साइड 20 है 50 है, तो ट्रायंगल की आपको ये साइड चाहिए, ये साइड आपका 90 डिग्री ट्रायंगल, इस वाले 90 डिग्री ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है कि नहीं, इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है, ये 30 है, ये 20 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आया, √30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी कि 900 प्लस 400, यानी कि √1300, और √1300 का मतलब 10√13 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 10√13 सेंटीमीटर होगा। ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें, ठीक है। मैंने आपको हर तरीके से क्वेश्चन को समझाया, सिमिलरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, साइन कोसाइन रूल, सब इसमें आपका रिवाइज हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ओके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, थेल्स थ्योरम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके मेंस के पेपर में पूछा भी गया था, ठीक है। चलिए क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर BF इज पैरेलल टू CE, लाइन BF जो है लाइन CE के समांतर है, ठीक है। AF रेशियो FE रेशियो CD 6:3:2, तो AF से FE का, और ये CD AF रेशियो FE रेशियो ED होगा, ये ED है, ED 6:3:2, 6:3:2 दे रखा है। CE की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो CE 6 सेंटीमीटर हो गया। EF की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो EF आपका 12 हो गया, क्लियर है। CD की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो CD आपका 10 हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा है AB, तो बताइए AB की लंबाई क्या है, हमको AB पे फोकस करना है। अब AB डायरेक्टली हवा में तो आएगा नहीं, AB की लंबाई लपक के आ जाएगी, हमको पहले AF भी निकालना होगा, हमको पहले FB भी निकालना होगा, तभी तो निकल के आएगा, क्लियर है। चलिए अब अगर तुम ध्यान से देखो, AF रेशियो FE रेशियो ED 6:3:2 के अनुपात में है, यहां पे आपको लाइन BF जो है लाइन CE के पैरेलल दी है, यानी कि यदि मैं ट्रायंगल BFD सॉरी और ट्रायंगल CD की बात करूं तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। इस तरीके से दी है, मैं आपको कोने में बता के दिखाता हूं, इस तरीके से ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दी हैं, ये BFD और ये CE दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये 3:2 के अनुपात में। तो थेल्स थ्योरम से ये DC से ये BC का रेशियो भी ये 2:3 ही होगा कि नहीं भाई, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल DBF, ये 2:3 के अनुपात में, तो ये भी 2:3 के अनुपात में होगा ना बाय दी थेल्स थ्योरम, क्लियर। ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल DCE और ट्रायंगल DBF दोनों सिमिलर है, क्योंकि दोनों में ये एंगल कॉमन, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल आपका इसके बराबर, सिमिलर ट्रायंगल है। और इनमें करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात क्या है, छोटे ट्रायंगल में है ये CD 2, बड़े ट्रायंगल में BD 5, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:5 है। तो EC से FB का जो रेशियो होने वाला है वो 2:5 होगा, कितना है 2:5। भाई तो थेल्स थ्योरम से 2:3 आ गया, यानी कि छोटे ट्रायंगल में साइड 2 यूनिट है, तो बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड 5 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:5 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी ये भी 2:5 आएगा कि नहीं, 2:5 आएगा, यानी कि CE से BF का अनुपात 2:5 होगा। जबकि ये तो 6 दे रखा है, यानी कि 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना, यानी कि कितना होगा तुम्हारा
15, यानी कि साइड बीएफ की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। साइड बीएफ की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान थी। सिमिलरली यहां पे ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखें, सीडी से ये बीसी का रेशियो 2:3 है, जबकि सीडी तो तुम्हारा 10 दे रखा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो टोटल तो ये बी से डी तक 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 25। सो बी से डी तक की दूरी कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। ये 10 है, ये 15 है, 15 प्लस 10 कितना आ गया तुम्हारा? 25। बी से डी तक कितना आ गया आपका? 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपका? 25 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 25। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान थी चीजें। चलिए अब देखते हैं आगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है। सो ये आ गया तुम्हारा 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। फेज थ्योरम सिमिलरिटी से हमने निकाल लिया। अब मुझे ये रेशियो दे रखा है 6:3:2। ध्यान से सुनना, यदि ये देखो 3 की वैल्यू 12 है, 3 की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 1 की वैल्यू 4 है, तो ये ए से एफ तक कितना है? 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 24 सेंटीमीटर। तो ये ए से एफ तक तो आ गया आपका 24 सेंटीमीटर, आ गया 24 सेंटीमीटर। अगर 3 की वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो ये तुम्हारा ईडी कितना हो जाएगा? 2, 8 सेंटीमीटर, यानी कि एफ से डी तक 12 प्लस 8 कितना हो गया तुम्हारा? 12 प्लस 8 ही पूरा कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। भाई ये तुम्हारा कितना था? 3:2 के अनुपात में था। 3 की वैल्यू यदि 12 है, तो 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना कुछ आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिमिलरिटी वगैरह वैसे कुछ है नहीं, पूरा जो है कहीं आपको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा डायग्राम में चीजें सॉल्व हुई हैं अभी तक। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 15 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो ये एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। 15, 20, 25 का होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ट्राइंगल बीडीएफ को ध्यान से देखो, तो ट्राइंगल बीडीएफ में ये साइड 15, ये साइड 25, ये साइड 20, तो 25 डिग्री के सामने एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री का। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल भी कितने का होगा? 90 डिग्री का। यानी कि ट्राइंगल एएफबी एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये साइड 24 है, ये साइड 15 है। तो साइड ए बी की जो वैल्यू होगी वो पाइथागोरस थ्योरम से √24 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर होगी कि नहीं? 24 का स्क्वायर होता है 576, और 15 का स्क्वायर होता है 225, और 576 प्लस 225 कितना हो जाएगा तुम्हारा? √801, √801। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, √801, 576 प्लस 225। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, यस, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। साइड बीसी की वैल्यू कितनी दी है आपको? 16 सेंटीमीटर। साइड ए की वैल्यू कितनी दी है आपको? 12 सेंटीमीटर। और आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछा है। शेडेड रीजन क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल कितने का दिख रहा है? 90 डिग्री का। और ट्राइंगल एबीसी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल कितने का दिख रहा है? 90 डिग्री का। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है। अगर आप ध्यान से देखो तो ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी ये वाला, और ट्राइंगल एडीसी, दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है? दोनों ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। और कैसे सिमिलर? अगर सपोज में ये एंगल थीटा मान लेता हूं, तो ये 90 है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना? 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये एंगल जो है डी ए बी, ये भी पूरा कंप्लीट 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितने का बचा? थीटा डिग्री का। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा डिग्री का।
कोई दिक्कत? ये एंगल सपोज मैंने थीटा मान लिया, ये थीटा है, तो बेटा 90 माइनस थीटा, कंप्लीट 90 करना, तो ये थीटा 90 90 माइनस थीटा। दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर, जो स्केल फैक्टर होगा उसका स्क्वायर इनके एरिया के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं। तो अगर इस साइड 12 है, इस साइड 16 है, तो ये साइड कितनी है? 20। साइड कितनी है? 20। अगर मैं ट्रायंगल एबीसी के एरिया की बात करूं तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है? 96। ट्रायंगल एबीसी के एरिया की बात करूं, ट्रायंगल एबीसी का एरिया, तो फॉर्मूला क्या है? 1/2 12 इंटू 16 1/2 आधार गुना हो चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल का। 2 छिक्का 12 16 छिक्कम 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का एरिया आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। क्लियर है ना? एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है? 96। एबीसी एरिया इज 96। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अगर आप देखो तो छोटा वाला ट्रायंगल जो है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अच्छा, ये साइड कितनी है? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? 16। इस वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा, इसके सामने क्या है? 20, क्योंकि एक ही साइड है 90 माइनस थीटा जिसके सामने मुझे 20 वैल्यू पता है, अदरवाइज मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उनमें। ठीक है, आपको यदि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालना हो तो इजी तरीके से निकालो। छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल पकड़ लो 90 माइनस थीटा, इसके सामने 16। बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 माइनस थीटा, इसके सामने क्या है? 20। तो करस्पॉन्डिंग साइड 16 और 20 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 16/20। इसका स्क्वायर करोगे तो 16/20, 4 चौक 16 4 पंजे 20, क्या आएगा? 16/25। यानी कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीसी का जो एरिया का रेशियो होगा वो कितना होगा? 16:25 होगा कि नहीं? क्लियर है? कोई डाउट? भाई छोटे वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने 16, इस वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल एडीसी में 90 माइनस थीटा के सामने 20, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 16/20 हो गया। अब 16/20 का मतलब क्या होता है? तुम्हारा 4/5। एरिया रेशियो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, यानी कि 16:25 के अनुपात में होगा एरिया रेशियो। ट्रायंगल एबीसी का एरिया दिया कितना है? 96 दिया नहीं है, कैलकुलेट किया है। तो 16 यूनिट के लिए 96, तो 1 यूनिट के लिए 6, तो 25 यूनिट के लिए 25 छिक्का 150 हो जाएगी, यानी कि ट्रायंगल एडीसी का एरिया कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन 150। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये हर पेपर में आया हुआ है। ठीक है, CHSL CGL कैट सब में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ओके, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, चलिए। इन द गिवन फिगर PA, QB एंड RC ईच परपेंडिकुलर टू AC। तो यहां पे ये AC है, मैं इसको एक सेकेंड इसको इधर मूव कर देते हैं। ठीक है, मैं इसका अलग से डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाता हूं। ठीक, यहां पे चलिए, ये देखिए, आपके पास एक लाइन है, लाइन AC। ठीक है, लाइन AC, और उसमें इस तरीके से खींचा गया है आपका AP, और यहां से इसको मिलाया गया है। ठीक है, आपके पास एक इस तरीके से लाइन है, ये हो गया आपका AR, और ये हो गया आपका BQ। क्लियर है? BQ। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है? यदि AP की वैल्यू x है, RC की वैल्यू कितनी है? RC की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? y। RC की वैल्यू कितनी है आपकी? y। और QB की वैल्यू z है, तो x y z में क्या रिलेशन है? जबकि ये गिवन है कि ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का, तीनों एंगल 90 डिग्री के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको याद रखना है।
क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको याद रखना है। इस टाइप से जब भी आपको दिखाई दे ये एपी एक्स दिया है, ये बी क्यू वाई दिया है, सी आर क्या दिया है आपको, बी क्यू जेड दिया है, सी आर क्या दिया है आपको, वाई दिया है, और आपसे क्या पूछा है, एक्स वाई जेड में रिलेशन पूछा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन है, एसी की स्ट्रेट लाइन है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, यानी कि ये तीनों लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री ही हो, कोई भी एंगल हो सकता है, बस ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तुरंत फिगर को दिमाग में बिठा लेंगे, ये तीनों लाइन क्या होना चाहिए, एपी बी क्यू सी आर आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं, एंगल थीटा 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 भी होता तो भी आपस में पैरेलल होती। अगर इस टाइप से आपको पैरेलल लाइन दिखे और इस तरीके से क्रॉस फिगर हो, तो ये जो जेड होता है ना, हमेशा जेड जो होता है वो हमेशा होता है तुम्हारा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, या फिर 1 बाई जेड बराबर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, 1 बाई जेड बराबर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, 1 बाई जेड बराबर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। ये रिलेशन होता है, दोनों एक ही बात है, जेड बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, या फिर 1 बाई जेड बराबर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, ये रिलेशन होता है। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब मैं बताता हूं ये आपको आया कहां से। इसमें आपका सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है ना, थेल्स थ्योरम। अगर आप ध्यान से देखो इस फिगर में ट्राइंगल क्यूबीसी, त्रिभुज क्यूबीसी यानी कि ये वाला ट्राइंगल में इधर बना दे रहा हूं, एक छोटू ट्राइंगल दिख रहा होगा और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल दिख रहा होगा। छोटू ट्राइंगल मतलब इस तरीके से क्या है आपका सी क्यू बी, और एक है आपका कौन सा सी ए पी। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है, कि दोनों ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये जेड है और ये कितना है, एक्स है, सिमिलर है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, जेड रेशियो एक्स। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, जेड रेशियो एक्स। जबकि करस्पॉन्डिंग साइड है कितनी, छोटे वाले ट्रायंगल में यदि बीसी है तो बीसी के करस्पॉन्डिंग इसमें करस्पॉन्डिंग साइड क्या है तुम्हारी, एसी। बीसी के करस्पॉन्डिंग क्या है इसमें, AC। जेड बाई एक्स कितना आएगा तुम्हारा, BC बाई AC। ये आएगा कि नहीं, क्लियर है, जो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक, इसी तरीके से यदि मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर आप इसमें ध्यान से देखो, डायरेक्ट लिखेंगे इस बार ट्रायंगल AQB, ट्रायंगल AQB, क्योंकि ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन, और ट्रायंगल ARC, दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि एक एंगल तो कॉमन है, एक एंगल 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होना है। तो यदि ये दोनों एंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड छोटे वाले ट्रायंगल में जेड के करस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, वाई, यानी कि जेड बटे वाई का जो रेशियो होगा, छोटे वाले ट्रायंगल में है AB, बड़े वाले ट्रायंगल में AB के करस्पॉन्डिंग क्या है, AC, यानी कि AB बाई AC, AB बाई AC। जेड बाई वाई, जेड बाई वाई का मतलब छोटे वाले ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड, छोटे वाले ट्रायंगल में AB, बड़े वाले में AC। जेड बाई वाई बराबर AB अपॉन AC। कोई दिक्कत इसमें किसी को? यदि आप दोनों को ऐड कर दो, यदि आप दोनों को ऐड कर दो तो जेड बटे एक्स प्लस जेड बटे वाई बराबर, यहां पे BC बाई AC और AB बाई AC, तो AC तो एलसीएम ही आ गया, AC तो एलसीएम ही आ गया, दोनों नीचे कॉमन चीज है। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका BC प्लस AB, ऊपर क्या बचा आपका BC प्लस AB, जबकि BC ये है, AB ये है, BC प्लस AB तो कंप्लीट AC हो गया। तो जेड बटे एक्स प्लस जेड बटे वाई बराबर AC बटे AC, यानी कि कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया आपका, 1 हो गया। z को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर क्या आ गया तुम्हारा, 1 बाई जेड। और यही रिलेशन होता है एक्स वाई और जेड की लेंथ में, आपको याद रखना है। सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू देख के भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या था वो आप इजीली देख सकते हो, क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है, ओके। क्वेश्चन आपका ये था, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज देखेंगे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 14 सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, और ऐसा डिट्टो क्वेश्चन आपका 2016 मेंस के पेपर में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन इस टाइप का 2016 मेंस का पेपर में पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए बस आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। लेट एक न्यून कोण त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर एक बिंदु S है। तो आपके पास एक ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल PQR। तो ये हो गया PQR, लेट एस साइड PQ ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल PQR, ये हो गया आपका ट्रायंगल PQR, और इस PQR पे कोई पॉइंट आपका S है। तो सपोज इस ट्रायंगल PQR पे ये पॉइंट आपका S है, ठीक है। लेट T बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ QR एक्सटेंडेड विद द स्ट्रेट लाइन PT ड्रॉन पैरेलल टू SR थ्रू P। थोड़ी खतरनाक सी बात है, ये हमने S से R को मिलाया है, QR को एक्सटेंड किया गया, तो साइड QR को एक्सटेंड करके पॉइंट P से एक लाइन खींची गई है जो कि SR के पैरेलल है। तो पॉइंट P से एक लाइन खींची गई है जो SR के पैरेलल है, और दोनों एक दूसरे को पॉइंट T पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। यही बोला गया है कि साइड PQ पे एक पॉइंट S है, साइड PQ को T बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, T जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है, QR एक्सटेंडेड विद द स्ट्रेट लाइन PT ड्रॉन पैरेलल टू SR थ्रू P। तो SR के पैरेलल पॉइंट P से एक लाइन खींची जाती है जो QR को एक्सटेंड करने पे पॉइंट T पे मिलती है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए इसके बाद क्या बोला है आपसे, इसके बाद लेट U बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, U जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, PR एक्सटेंडेड विद द स्ट्रेट लाइन QU ड्रॉन पैरेलल टू SR थ्रू Q। तो पॉइंट Q से SR के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, यानी कि ये लाइन भी SR के पैरेलल है, दैट मींस तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, और ये PR को आगे बढ़ाने पे पॉइंट U पे मिलती है। PR को बढ़ाने पे कहां पे मिलती है, पॉइंट U पे मिलती है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। इफ PT बराबर A, यदि PT की लंबाई A है, ठीक है, QU बराबर B, QU की लंबाई B है, तो लेंथ ऑफ SR, SR की लेंथ क्या है, ये जो SR है इसकी लेंथ क्या है, क्लियर है। सीधा लैंग्वेज का सवाल था, आपको क्या करना था, ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ करना भी एक आर्ट थी इसमें। PQR S पे S, इस पे कोई पॉइंट हो गया, उसकी ये पैरेलल लाइन है, तो यहां से हम इस तरीके से खींच रहे हैं, QR को आगे बढ़ाने पे पॉइंट T पे मिल रहा है, इसको आगे बढ़ाने पे पॉइंट U पे मिल रहा है, और हमने इसको मिला दिया, ये A है ये B है, SR की लंबाई पूछी। अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें समझाया था कि यदि इस तरीके से कोई तीन पैरेलल लाइन आपस में हो, क्रॉस आपका बन रहा हो, ये A हो ये B हो, तो मिडिल वाली लेंथ जो होगी वो हमेशा AB अपॉन B, SR बराबर क्या होगा, AB अपॉन A प्लस B, यानी कि C ऑप्शन। C ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, आसान थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, इसी में देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू CD। तो आपको फिगर दी, इसमें AB जो है PQ के पैरेलल है और ये CD के पैरेलल है। AB और CD का डिफरेंस कितना दे रखा है, 72। AB CD का डिफरेंस 72 है, और BP से PC का अनुपात 5:3 है। तो PQ की लेंथ क्या है, अच्छा BP से ये BP हो गया, यहां से यहां तक BP, और यहां से P से C तक हो गया PC, BP से PC का अनुपात 5:3 है, और AB से CD का डिफरेंस 72 है। तो PQ की लेंथ आपसे पूछिए, ओके, PQ की लेंथ आपसे पूछिए। अच्छा सीधा सीधा सिमिलरिटी का सवाल है, ध्यान से देखो तो ट्राइंगल PQC ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा। देखो छोटू ट्राइंगल, ये होगा छोटू ट्राइंगल PQC, और बड़ा ट्राइंगल ABC, बड़ा ट्राइंगल क्या है आपका, ये हो गया आपका ABC, दोनों सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ये एंगल तो कॉमन ही है, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर। अगर PC की वैल्यू 3 है और BP 8 है, तो पूरा BC 5 + 3 8 यूनिट हो गया। कितना हो गया, 8 यूनिट हो गया, यानी कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात 3:8 होगा, 3:8।
PC 3 है, BC 8 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:8, यानी कि यदि PQ 3 यूनिट है, रेशियो को हमेशा सर्कल में बंद कर देना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होगी। PQ यदि 3 यूनिट है तो AB तुम्हारा 8 यूनिट है, 3:8 के अनुपात में। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ये रेशियो 3:8 का होगा। अगर ये रेशियो 3:8 है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये भी तुम्हारा 3:8 होगा। क्लियर? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, सेम टू सेम जैसे हमने यहां पे स्टेप किया, हमको करना है ट्राइंगल BQP और ट्राइंगल BDC, ये दोनों भी सिमिलर ट्राइंगल है। यहां पे कोने में बना देते हैं, ये ट्राइंगल है ट्राइंगल BQP और ट्राइंगल BDC, बड़ा वाला पूरा बिग वन, ट्राइंगल BDC, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है और ये दोनों लाइन आपस में समांतर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। और ये दोनों सिमिलर है। BP कितना दिया है? 5, BP 5 है, PC 3 है, तो BC 8 हो गया ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात कितना हो गया? 5:8 हो गया। तो करस्पॉन्डिंग साइड PC से DC का अनुपात ये भी तुम्हारा 5:8 होगा कि नहीं? 5:8। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? ध्यान से सुनना, 5:8। क्लियर है? ओके, यानी कि अब यहां पे ये हो गया, यदि जैसे तुम्हारा PQ और ये तुम्हारा AB, PQ से AB का अनुपात आया है तुम्हारा 3:8 और PQ से CD का अनुपात आया है तुम्हारा 5:8। कितना है? 5:8। लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। 3:8 और ये तुम्हारा कितना है? 5:8। पर PQ तो सेम ही है, 3 5 अलग अलग थोड़ना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इक्वल इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल इक्वल करने के लिए यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तुमको, किससे? 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तिया 15, 5 8 40, तो ये AB कितना हो जाएगा तुम्हारा? 40 यूनिट। यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, 3 पंजे 15, 3 8 24, ये हो जाएगा 24 यूनिट। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो यहां पे देखो, ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। इक्वल इक्वल करने के लिए यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से, यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से। ये हो गया तुम्हारा 15:40, ये हो गया तुम्हारा 15:24। अब देखिए दोनों जगह PQ 15 यूनिट है। यदि PQ 15 है तो AB 40 है, यदि PQ 15 है तो CD 24 है। कोई डाउट इसमें किसी को? वही तो चीज की थी, 3:5 है तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 40:15, ये तुम्हारा कितना कर दिया था हमने? 15 कर दिया था। 40 है, 15 है, 24 है, तीनों का रेशियो आएगा 40 15 24। बट इंपॉर्टेंट बात ये है यहां पे, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि AB से CD का डिफरेंस 72 है, AB 40 यूनिट है, CD 24 यूनिट है, डिफरेंस कितना हो गया? 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू 72 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। 16 चौका 64 और 16 पंजे 80, 1 यूनिट के लिए 4.5। पूछा है लेंथ ऑफ PQ, तो PQ की लेंथ कितनी है? 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 चौका 60 और 15 × 5 7.5, 15 यूनिट की वैल्यू 67.5 सेंटीमीटर हो जाएगा 15 यूनिट की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन 67.5। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस फिगर में AB, EF एंड CD आर पैरेलल लाइंस, यानी कि ये जो लाइन AB है और ये जो लाइन EF है और ये जो लाइन CD है, ये तीनों की तीनों समांतर रेखाएं हैं। EG की लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर, तो EG आपका 5 हो गया। GC की लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर, GC आपका 10 हो गया। एंड DC दिया है 18। DC, D से C तक की दूरी, ये दूरी दी है आपको 18, DC दिया है 18। तो कैलकुलेट, क्या पूछा है आपसे? AC की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है। यदि AB की वैल्यू कितनी हो? 15। यदि AB की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो तो आपसे AC कैलकुलेट करने के लिए बोला है। पहली बात तो कि अगर ये लाइन सिमिलर हैं, मतलब पैरेलल हैं, तो यहां पे सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल GFE और ट्रायंगल GDC, ट्रायंगल GFE मतलब ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल GDC मतलब ये वाला ट्रायंगल, दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है दोनों ट्रायंगल आपस में? क्योंकि देख सकते हो 5 रेशियो, कैसे कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये एंगल तो इक्वल होगा ही,
वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, आपस में ट्रायंगल सिमिलर होगा। जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। ये साइड 5 है, इस साइड 10 है, तो साइड का रेशियो कितना बना 1:2। तो 1:2 साइड का रेशियो है, तो यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल की साइड का रेशियो 1:2 है, तो EF से DC का रेशियो भी 1:2 होना चाहिए, यानी कि 18 है, तो EF कितना होगा 9 होना चाहिए। EF कितना होना चाहिए 9। भाई यहां पे 5 से 10 डबल हो रहा है, स्केलिंग फैक्टर 2 है, तो हर साइड डबल हो रही होगी, तो ये कितनी रहेगी 9। 9 से 18 डबल, क्लियर है, ठीक है। तो ये साइड कितनी आ गई आपकी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब हम इसको भूल जाते हैं, हमको चाहिए AC, तो हमको चाहिए साइड AC। अब ट्राइंगल EFC और ट्राइंगल ABC, आपका जो ट्राइंगल EFC है, ट्राइंगल ABC है, ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो इसके इक्वल होगा, और ये लाइन क्या है दोनों में कॉमन है, ये एंगल क्या है दोनों में कॉमन है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो ये क्या है आपके दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, और सब जब सिमिलर ट्राइंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए इक्वल। छोटे वाले ट्रायंगल में EF और बड़े वाले ट्रायंगल में AB करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड, इस एंगल के सामने 9, इस एंगल के सामने 15, तो करस्पॉन्डिंग साइड 9 और 15, तो अनुपात कितना है आपका 3:5। कितना है 3:5। तो छोटे वाले ट्रायंगल में बस आपको रेशियो के साथ प्ले करना चाहिए। छोटे वाले ट्रायंगल में यदि ये 3 है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये तुम्हारी 5 यूनिट होनी चाहिए। 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 5 + 10 15, यानी कि 5 गुना, तो AC की वैल्यू भी 5 गुना, यानी कि 5 × 5, यानी कि कितना हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। अरे ध्यान से देखो भाई, जैसे आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इस तरीके से हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं आपका। यहाँ पे EFC, ये हो गया आपका EFC, और यहां पे हो गया आपका ABC, दोनों के दोनों सिमिलर है। यहां पे ये 9 दे रखा है, 15 दे रखा है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात बन कितना रहा है 3:5 बन रहा है। कितना बन रहा है अनुपात 3:5, ये 5 यूनिट है, तो ये आपका 3 यूनिट है। तो करस्पॉन्डिंग साइड EC से, ये जो EC से AC का जो अनुपात है 3:5 बनेगा कि नहीं, जबकि EC दे कितना रखा है आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 गुना, तो ये भी 5 टाइम्स होना चाहिए कि नहीं, तो 5 × 25 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी AC की लेंथ। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे सब ध्यान से देखेंगे। चलिए मैंने थोड़ा फिगर को बड़ा कर दिया है, अब देखिए क्या दिया है इसमें दिया है आपको ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 22.5 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 22.5, तो यहां से ये ABCD यदि स्क्वायर है, इसकी साइड दी है आपको 25.5, क्लियर है, और दिया है आपको AP बराबर 12 है, तो साइड AP की वैल्यू यहां से यहां तक AP जो लेंथ है दी है आपको 12। ओके, क्या पूछा है इसमें? QR की वैल्यू पूछी है। QR की वैल्यू क्या है, जबकि ये जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का दिया है, ये एंगल 90 डिग्री का दिया है, कोई दिक्कत इसमें? और आपसे पूछा है QR जो लेंथ है, QR की वैल्यू क्या है, क्लियर है, ठीक है। इसको इधर देखते हैं, आप देखिए जरा। ओके ना, अब इसको ध्यान से देखिए, ये सवाल है जिसमें आपको ये जो AP है ये कितना दिया है 12, ये जो साइड है स्क्वायर की ये दी है आपको 22.5। आपसे पूछा है QR की वैल्यू क्या है। QR मतलब यहां से यहां तक की कांटा दूरी ये पूछी है, बट ये एंगल जो है एंगल आपका 90 डिग्री का है। स्क्वायर है तो स्क्वायर का ये एंगल भी कितने का होगा 90 डिग्री का होगा, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, सपोज ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा स्क्वायर का, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा ये वाला एंगल। कोई दिक्कत किसी को? हमको QR की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इजी करने के लिए। हमने Q से एक लाइन खींच दी पैरेलल, Q से एक लाइन खींच दी पैरेलल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, सपोज ये QS लाइन खींच दी, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया QSR क्या कर दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, समकोण त्रिभुज QSR। अच्छा,
ट्राइंगल ये जो है डी क्यू एस, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितने का हो गया तुम्हारा? थीटा डिग्री का। ये एंगल कितने का हो गया? थीटा। ये थीटा है, ये भी कंप्लीट 90 हो गया, तो छोटू एंगल कितना बचा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा 90, और ये फिर कितना बचा? थीटा। ध्यान से सुनना हमारी बातों को, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, अच्छा, इसको एक बार मैं फिर से बताता हूं आपको, ध्यान से देखिए, ठीक है भाई, या फिर इसको मैं एक बार फिगर में बना के यहां पे दिखाता हूं, क्लियर है? चलिए, अपने पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर ए बी सी डी। सो दिस इज ए स्क्वायर, स्क्वायर ए बी सी डी। नाउ ए बी सी डी, वर्ग ए बी सी डी, ठीक है भाई। और इसमें ये पॉइंट है आपका इस तरीके से, यहां पे ले रखा हमने पी, ए पी की वैल्यू दे रखी है आपको 12, और स्क्वायर की साइड है आपकी 22.5, ठीक। यहां पे इस तरीके से एक लाइन है आपकी क्यू आर, ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री का, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। आपसे क्यू आर की वैल्यू पूछिए, तो अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, चूंकि स्क्वायर कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये छोटू एंगल कितना होगा आपका? 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा है 90, तो ये छोटू एंगल कितना बचा आपका? थीटा बचा। हमको यहां पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ा कि आपको एक पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी 90 डिग्री के एंगल पे। ऐसा क्यों किया वो भी आपको पता चलेगा। अगर ये थीटा है तो ये छोटू एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल डी ए पी और ट्रायंगल क्यू एस आर दोनों सिमिलर हो गए। 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? आपस में सिमिलर। और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है तुम्हारा? बराबर बराबर होना चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ठीक है। अगर आप दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहां पे एंगल थीटा के सामने देखिए, तो एंगल थीटा के सामने स्क्वायर की साइड 22.5, यहां पे देखिए एंगल थीटा के सामने भी स्क्वायर की साइड ही क्यू एस है, जो भी 22.5 के बराबर है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, क्योंकि 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखिए, तो एंगल थीटा के सामने स्क्वायर की साइड 22.5, एंगल थीटा के सामने स्क्वायर की साइड 22.5, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड बराबर बराबर है, रेशियो 1:1 का है। अगर रेशियो 1:1 का है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल बराबर हो जाते हैं यदि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ही 1:1 हो जाए। अगर ये 6 है, ये 6, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ये ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिमिलर तो ये है ही, पर साथ साथ में सर्वांग सम भी है, क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं भी बराबर हैं, तीनों कोण भी बराबर हैं, ठीक है। तो यहां पे वही दे रखा था, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 बन गया, क्योंकि यहां पे एंगल थीटा के सामने भी स्क्वायर की साइड, यहां भी एंगल थीटा के सामने स्क्वायर की साइड, तो 1:1 का रेशियो हो गया। हमको चाहिए क्यू आर की वैल्यू, तो 90 डिग्री के सामने क्यू आर है, यहां पे 90 डिग्री के सामने डीपी है, तो जो वैल्यू तुम्हारी डीपी की होगी वही लेंथ तुम्हारी क्यू आर की होगी। अब डीपी की वैल्यू है क्या? ये जो लाइन डीपी है, डीपी की लंबाई है क्या? डीपी की लंबाई है क्या? ये 12 है, ये 22.5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से डीपी हो कितना गया? 25.5, यानी कि क्यूआर की लंबाई भी कितनी है? 25.5। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अब 25.5 क्यों हुआ ये भी देखेंगे। सभी को पता है कि 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, थोड़ा ध्यान लगाना होता है। यदि हम इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे में यदि हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 इंटू 1.5 12, 15 इंटू 1.5 22.5, और 17 इंटू 1.5 यानी कि 25.5। तो 25.5 तुम्हारा हाइपोटेन्यूस आना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? समझ में आया ना सबको? बहुत आसान था सवाल, इजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। यस, बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे सब, ठीक है भाई। ABCD ये स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट, आपके पास एक वर्ग है, वर्ग की भुजा है 1 यूनिट। ABCD ये स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट, तो हम एक स्क्वायर बना देते हैं इस तरीके से, आपके पास एक स्क्वायर हो गया। क्लियर है? चलिए
तो ये हो गया एक स्क्वायर, नाम दे देते हैं हम इसका ए बी सी, और ये पॉइंट हो गया आपका डी। ए बी सी डी हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी है, और ये आपका ए है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोला है, पी जे पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए पी से पी बी का अनुपात 1:3 है। तो साइड ए बी पे एक पॉइंट पी इस तरीके से है कि ए पी यदि 1 यूनिट है तो पी बी 3 यूनिट है। ए पी से पी बी का अनुपात 1:3 है। ए पी से पी बी का अनुपात 1:3 है, ठीक है। इफ पी सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एक्स, तो हमने पी से सी को मिलाया तो लाइन पी सी बन गई, बी से डी को मिलाया लाइन बी डी बन गई, एक दूसरे को पॉइंट एक्स पे काटते हैं, ये पॉइंट एक्स हो गया, क्लियर है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी एक्स, पी एक्स की लंबाई क्या है, यानी कि ये डिस्टेंस आपसे पी एक्स पूछे कि ये जो लाइन पी एक्स है, पी एक्स की लंबाई क्या है। आपसे कुछ ही पूछ सकता था, आपसे सी एक्स भी पूछ सकता था, ठीक है। आपसे यहां पे पूछा है पी एक्स, तो बहुत आसान सवाल है। एक बात आप हमारी ध्यान रखेंगे, चाहे आपको कोई भी पैरेललोग्राम दे रखा हो, पैरेललोग्राम का मतलब स्क्वायर भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, रेक्टेंगल भी, रोम्बस भी, किसी भी टाइप का आपको पैरेललोग्राम दे रखा हो, यदि उसमें इस टाइप से क्रॉस बन जाए, हमेशा 101% सवाल सिमिलरिटी से सॉल्व होगा। किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर यदि इस तरीके से क्रॉस बन जाए तो हमेशा सवाल तुम्हारा किससे, सिमिलरिटी से सॉल्व होना ही होना है, क्लियर है। कोई डाउट इसमें किसी को, तो यहां पे सिमिलरिटी लगेगी। स्क्वायर की साइड 1 यूनिट दे रखी है, स्क्वायर की साइड कितनी बोली है, 1 यूनिट। तो सुविधा के हिसाब से कैलकुलेशन को इजी करने के पर्पज से मैं स्क्वायर की साइड ये 1:3 दिया है, मैंने ये मान लिया कि स्क्वायर की साइड जो है वो 4 है, मतलब मैंने एपी को 1 सेंटीमीटर मान लिया, पीबी को 3 सेंटीमीटर मान लिया, और मैं आगे फर्दर कैलकुलेशन कर लूंगा। क्यों, जो भी मेरा आंसर आएगा इस तरीके से कैलकुलेशन करके, मैं बाद में आंसर लाने के बाद उसको बटे 4 कर दूंगा, जिससे कि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, क्लियर है कि नहीं। मैं उसको क्या कर दूंगा, बाद में बटे 4 कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 1 है, ये 3 है, हमने स्क्वायर की साइड तो दे रखी है 1 यूनिट, हमने कितनी मान ली, 4 यूनिट। कैलकुलेशन कर दो, जो भी आंसर है उसको बटे 4 कर दो बाद में, क्योंकि डायमेंशन आपने हर लेंथ को 4 गुना कर दिया। तो अगर ये 1 है, ये 3 है, 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर की साइड ये कितनी होगी तुम्हारी, फिर 4 सेंटीमीटर होगी सपोज। तो ये 3 है, ये 4 है, तो यहां से पी से सी तक यानी कि पीसी तो तुम्हारा 5 सेंटीमीटर हो गया, पीसी कितना हो गया तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, क्लियर है कि नहीं। कोई डाउट किसी को, पी से सी तक 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान देंगे, हमने बोला कि जब भी स्क्वायर के अंदर या किसी पैरेललोग्राम के अंदर क्रॉस दिखे तो हमेशा सिमिलरिटी लगेगी। ट्राइंगल एक्स पी बी और ट्राइंगल एक्स सी डी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कैसे, दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है अल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है अल्टरनेट एंगल। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। पीबी 3 है, डीसी 4 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात 3:4 है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात 3:4 है, तो यहां पे ये 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, तो पी एक्स से एक्स सी का अनुपात भी 3:4 होगा, क्लियर है कि नहीं भाई। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:4 है, तो लेंथ में पी एक्स से रेशियो में से बात किया करो, पी एक्स से एक्स सी का रेशियो भी 3:4 होगा। पी एक्स 3 यूनिट, एक्स सी 4 यूनिट, 3:4 होने वाला है पी एक्स से एक्स सी का रेशियो भी 3:4 होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पी एक्स चाहिए, पी एक्स की लंबाई चाहिए। तो पी एक्स की लंबाई है क्या, पीएक्स की लंबाई है क्या, पीसी मैंने कितना कैलकुलेट किया था, पीसी मैंने कितना कैलकुलेट किया था 5 सेंटीमीटर, पीसी कितना कैलकुलेट किया था 5, 3 4 5 ट्रिपलेट से। तो पीएक्स कितना आ गया तुम्हारा 5 सेंटीमीटर का, टोटल 4 + 3 7 पार्ट हो गया ना, 5 सेंटीमीटर का 3/7 यानी कि 21/7 सेंटीमीटर। ये आंसर होना चाहिए, नहीं ये अभी आंसर नहीं आया, इस आंसर को बटे 4 करना पड़ेगा, यानी कि 21/21 कितना हो गया तुम्हारा 5 या 15 आएगा, सॉरी पर 15/15 आएगा ना, 5 या 15/7 आंसर आएगा तुम्हारा। यहां पे इसको बटे 4 कर दोगे, आंसर आएगा 15/18
28 सेंटीमीटर, 15/28 बी ऑप्शन, 15/28 इज करेक्ट आंसर। कैसे बटे 4 क्यों गया? क्योंकि हम स्क्वायर की साइड को 4 मान के चले थे, जबकि 1 यूनिट दे रखी थी। जो भी आंसर आए बाद में हमने उसको बटे 4 कर दिया। ये 1 था, ये 3 था, 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, पूरा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। 3:4 के अनुपात में साइड है, 3:4 के अनुपात में करस्पॉन्डिंग साइड, तो ये भी 3:4 के अनुपात में होगा। तो 5 सेंटीमीटर का कितना पार्ट, 3/7 पार्ट कितना है 15/7। आंसर नहीं है, बटे 4 करोगे आंसर कितना आ गया 15/28 बी ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखेंगे और ये आपके 2017 मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन मेंस के पेपर में आया है, बहुत आसान सवाल है। क्लियर है? ठीक है, ओके। चलिए इसको हम बताते हैं इजी तरीके से। चलिए इसको साइड में कर देते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला था इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 2 स्क्वायर हैं आपके पास, 2 स्क्वायर हैं। इधर हम बना देते हैं, एक स्क्वायर तो आपका ये हो गया और एक स्क्वायर आपका ये हो गया। क्लियर है? ठीक। और यहां पे इसको इस तरीके से मिलाया है। छोटे स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये आपका छोटा स्क्वायर 8 सेंटीमीटर है और बड़े स्क्वायर की साइड आपकी 20 सेंटीमीटर है, बड़े की साइड 20 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये जो शेडेड रीजन है, दैट मींस ये वाला रीजन, इसका एरिया आपसे पूछा है, इसका एरिया आपसे पूछा है। तो हमेशा इसमें भी क्या लगे कि जब भी इस टाइप को फिगर दिखे, देखो जब आपको ये फिगर बहुत ऑब्जर्व करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, दोनों क्या होंगे सिमिलर। हमेशा क्वेश्चन सिमिलरिटी से सॉल्व होगा। तो आपको क्या लगानी है, जस्ट इसमें सिमिलरिटी लगानी है। क्लियर है ना? अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं नाम दे देता हूं, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, तो यहां पे ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई, ये ट्राइंगल ए डी ई, दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हैं आपके सिमिलर ट्राइंगल हैं। कैसे? दोनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल ए कॉमन, दोनों ही ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री और तीसरा एंगल क्या है आपका ऑटोमेटिकली इक्वल है। तो दोनों ही ट्राइंगल क्या है आपस में सिमिलर हैं। और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। देखो हवा में नहीं झूल रहा है, ये सीधा सीधा है। ठीक है, इस तरीके से ये 8 सेंटीमीटर और ए से डी तक कितना 8 + 20 28 सेंटीमीटर 28। ये मैं आपको बस समझाने के पर्पज से बनाता हूं, इतना कुछ करना नहीं होता, 2 सेकंड में सवाल होता है। ये 8 ये 28, ये 8 और ये 8 + 20 28। तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो अनुपात है वो 2:7 हुआ कि नहीं? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो सीबी से ईडी का रेशियो भी 2:7 होगा कि नहीं? 8 और ये 20, तो पूरा 8 से 28, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:7। तो सीबी से ईडी का अनुपात 2:7 के अनुपात में, तो ये भी 2:7 के रेशियो में होनी चाहिए कि नहीं? जबकि ईडी की लंबाई तो 20 सेंटीमीटर है। ईडी की लंबाई कितनी है तुम्हारी? 20 सेंटीमीटर है। ईडी कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 7 यूनिट की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20/7। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 20/7 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 40/7 सेंटीमीटर होगी। यानी कि मुझे सीबी की लंबाई पता लग गई 40/7, मुझे AB की लंबाई पता है 8। तो ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो शेडेड रीजन का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 40/7, 2 चौक 8। आंसर आ गया 160/7, 160/7 बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? सीधा का सीधा आपको डायग्राम में प्ले करना है चीजों को। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलिए इसको ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। देखो मेंस में बेसिक जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले कराया वो आ चुका है और ये इस क्वेश्चन का आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और ये बहुत आसान सवाल है, बहुत सरल है। ठीक है, देखेंगे इसको ध्यान से। आपके पास 2 स्क्वायर है, इस तरीके से जोड़ दिए गए। बड़े स्क्वायर की साइड 15 है, छोटे स्क्वायर की साइड 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर।
और ये है बड़े स्क्वायर का डायगोनल, और इस तरीके से छोटे स्क्वायर के बड़े स्क्वायर के इस पॉइंट को और छोटे स्क्वायर के इस पॉइंट को मिलाया गया। तो ये जो शेडेड रीजन बन रहा है इसका एरिया आपसे पूछा है। क्लियर है? ठीक है, सवाल आपको दिखाई दे रहा है कोने में। चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे बनेगा। आपके पास एक स्क्वायर है, पहले तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखेंगे। स्क्वायर और आपके पास एक छोटा स्क्वायर है, ठीक है, ओके। बड़े स्क्वायर की साइड है 15 सेंटीमीटर, छोटे स्क्वायर की साइड है 9 सेंटीमीटर, और ये खींचा है आपने इस तरीके से डायगोनल, और ये मिलाया है आपने इस पॉइंट को मिला दिया। और आपसे जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन मतलब कौन सा, ये वाला शेडेड रीजन आपसे पूछा है, दिस वन आपसे पूछा गया है। क्लियर है? कोई डाउट? तो सीधा मैं आपको रेशियो में प्ले करना सिखाऊंगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये शेडेड रीजन आपसे पूछा गया। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपको जो डाटा गिवन है, छोटे स्क्वायर की साइड है, छोटे स्क्वायर की साइड है 9 सेंटीमीटर, तो ये जो है ये आपका 9 सेंटीमीटर है, और बड़े स्क्वायर की साइड जो है वो है 15 सेंटीमीटर, आपका 15 सेंटीमीटर है। क्लियर है? चलिए अब देखिए ध्यान से, हमने हमेशा बोला राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सिमिलरिटी लगेगी। अब देखो जिसमें मैं कांटा बना रहा हूं सिर्फ उसी पे फोकस करना, ये वाला कांटा ट्रायंगल, ठीक है ना, जिसपे ब्लू ब्लू हुआ है। दूसरा देखेंगे जिसपे अब हम ग्रीन ग्रीन कर रहे हैं, ये वाला बड़ा वाला कांटा ट्रायंगल। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में यदि ये साइड 9 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड पूरी 9 + 15 यानी कि 24 सेंटीमीटर है। अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये 15 है। छोटे वाले ट्रायंगल में साइड 9, उसे करस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल में साइड 9 + 15 24 सेंटीमीटर है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? 3:8। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:8 है। तो अगर मैं ये नाम देता हूं सपोज ABC और ये DE, इस तरीके से मैंने नाम दे दिया DE। क्लियर है? DE, ओके। तो अगर ये 3:8 के अनुपात में, तो क्या BC से DE का अनुपात 3:8 नहीं होगा? अगर ये 3 है तो ये तुम्हारा 8 यूनिट नहीं होगा। रेशियो है इसलिए मैं सर्कल में बंद कर देता हूं 3:8। 3:8। इस ट्रायंगल का शेडेड रीजन का एरिया केवल तभी निकलेगा जब आपको इसकी बेस पता हो, इसकी हाइट पता हो। ये 3 है, ये 8 है, तो क्या फिर ये 5 यूनिट नहीं बचा? यहां से यहां तक की दूरी 5 यूनिट नहीं बची। क्लियर है? 5 यूनिट। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की साइड को बेस मानता हूं, बेस तो मुझे मिल गया, क्योंकि ये कितना है? पूरा का पूरा 8 यूनिट। पूरा का पूरा कितना है? 8 यूनिट। स्क्वायर की साइड है कितनी? 15 सेंटीमीटर। तो 8 यूनिट के लिए 15 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 15/8 सेंटीमीटर। ये कितना है? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। ये हो गया तुम्हारा इस ट्रायंगल का ये बेस। क्लियर है? फिर से हम समझा रहे हैं, आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ये 9 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, पूरा 24 सेंटीमीटर हो गया। 2 सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADE, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:8, तो ये भी 3:8 के अनुपात में होगा। ये 3 है, ये 8 है, तो कितना बचा? 5 यूनिट। जबकि 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 8 यूनिट की वैल्यू है बड़े स्क्वायर की साइड 15 सेंटीमीटर। ये 8 यूनिट आया ना, तो 8 यूनिट की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 15/8, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 15 × 5/8, जो कि ये लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए अब जो मेरा टारगेट है वो इस ट्रायंगल की हाइट निकालना है। तो हाइट कैसे निकालोगे? जो रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का होगा वही रेशियो हाइट का होगा। अगर मैं यहां पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल दूं, यहां पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल दूं, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है? अगर तुम ध्यान से देखो, यहां पे इस कलर से कर लेते, यहां पे ध्यान से देखो, तो क्या ये कांटा ट्रायंगल जिसपे हमने बनाया, जो शेडेड रीजन है, O पॉइंट मान लेते हैं, और ये ट्रायंगल ODE, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है? ये दोनों ट्रायंगल एकदम सिमिलर हैं। ये कांटा ट्रायंगल जो शेडेड रीजन का है और ये ट्रायंगल ODE दोनों एकदम सिमिलर हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन है,
पैरेलल लाइन है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। और जब सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी हाइट का रेशियो वही होगा जो इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या, जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का है। ये 5 है, ये 8 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, 5:8। तो हाइट का रेशियो कितना होगा, 5:8, यानी कि ये तुम्हारा 5 है और ये तुम्हारा 8 है। यहां तक हाइट जो है 5:8 के रेशियो में है। बहुत ध्यान देने वाली बातें, चीजें इतनी आसान नहीं है। ये क्या है, तुम्हारा साइड 5 है, ये 8 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड 5:8 के अनुपात में, तो ये हाइट भी, ये जो हाइट है ये भी 5:8 के अनुपात में होगी कि नहीं, यानी कि टोटल कितना हो गया, 13 यूनिट। जबकि 13 तो स्क्वायर की साइड के बराबर है, 13 यूनिट। तो स्क्वायर की साइड 15 सेंटीमीटर, तो 13 यूनिट के लिए 15 सेंटीमीटर। एक यूनिट की वैल्यू 15/13 सेंटीमीटर। अगर एक यूनिट के लिए 15/13 सेंटीमीटर है तो इस ट्रायंगल की वाली जो हाइट है तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, 75/13 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है बेस, मुझे पता है हाइट, मुझे चाहिए 1/2 ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया 1/2, 15/8 इंटू 5 इंटू 75/13, ये होगा इसमें। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 15×5 75 और ये 75 इंटू 75 कितना हो गया तुम्हारा 56/25। आंसर तो फर्स्ट ऑप्शन आ ही चुका है। और 8 दूनी 16 इंटू 13 यानी कि क्या आ जाएगा, बटे 208। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? तो इसमें काफी कुछ ज्यादा रंग बिरंगी सिमिलरिटी मैंने लगाई है। ठीक है, देख सकते हो आप इसको। अगर एज ए स्टूडेंट हम होते तो इसको कैसे करते? ठीक है, चलो ध्यान से देखो, ये कितनी देर का सवाल है, अब इसको ध्यान से देखते हैं। यहां पे इसको ले आते हैं। ठीक है ना, अब देखो, ओके, जैसे यहां पे ये दो स्क्वायर दे रखे, इस साइड 9 सेंटीमीटर, ये 15, ये 9 और ये 15, तो करस्पॉन्डिंग साइड ये 9 पूरा 15, तो 9 और 24 रेशियो कितना है, 3:8। तो ये रेशियो कितना आने वाला है तुम्हारा, 3:8। ये 3 है, ये 8 है, तो ये कितना बचा तुम्हारा 5। ये 5 है, ये 8 है, तो हाइट का रेशियो कितना, 5:8। क्लियर? मुझे बेस में रेशियो पता है, मुझे हाइट में रेशियो पता है। बेस कितना है, 5 पार्ट है, ये टोटल कितना है 8। 8 के लिए 15, 1 के लिए आ जाएगी 15/8। बेस कितना आ गया, 15/8 इंटू 5, ये आ गया बेस। पूरा कितना है, 5 + 8 13, 13 यूनिट के लिए 15 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट के लिए आ जाएगी तुम्हारी 15/13 सेंटीमीटर। 1 यूनिट के लिए 15/13 है। हाइट तुम्हारी कितने पार्ट है, 5 पार्ट है, इंटू 5 कर दिया, ये आ गया तुम्हारा बेस और हाइट का प्रोडक्ट। मुझे चाहिए ट्रायंगल का एरिया, 1/2 और चिपका दो, सॉल्व कर लो। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। चेक करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट चेक कर लो, क्योंकि 8 5 9 6 यूनिट डिजिट अलग अलग है, 8 दूनी 16 और 6 × 18 यूनिट डिजिट 8, बस एक ही ऑप्शन में यही आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये फिगर में ही पूरा सवाल खत्म हो गया, पर तब जब तुमको रेशियो के साथ प्ले करना आता हो, अदरवाइज तुम इसमें एक्स वाई मान के ही करते रहोगे। एक्स वाई बिल्कुल भी नहीं मारना। जिसको सीधा रेशियो के साथ प्ले करना आता है उसको सब कुछ आता है। जैसे ये 9 है, ये पूरा कितना है 24, 3:8। ये कितना 3:8, कितना बचा 5 पार्ट, 5:8 कितना 5:8। क्लियर है? बात खत्म। कोई डाउट इसमें किसी? चलिए ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।